सो देखो गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ। नागपुर से बैंगलोर में यहाँ पर आ गया था और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स जब आप पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठते हो बहुत डिफरेंट फील होता है और कुछ समय बाद मैं एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा अभी। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं बैंगलोर टू फिलीपींस। इट्स अ इंटरनेशनल ट्रिप गाइस और हम लोग 1 साल तक फिलीपींस में रहने वाले हैं। सो आज मैं आपको कंप्लीट हमारी जर्नी शेयर करूँगा यहाँ से बैंगलोर से लेकर फिलीपींस पहुँचने तक के, क्या जो है शिकायत गई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रोसीजर्स होता है इंटरनेशनल ट्रिप में, वीज़ा मेरे पास अवेलेबल है, पासपोर्ट्स है और कैसे सिक्योरिटी चेक कैसे होते हैं, इमिग्रेशन कैसा होता है, सब कुछ आपको डिटेल में थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, शॉर्ट्स आपको बताऊंगा। वैसे जो बैंगलोर का एयरपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, एस्थेटिक है, लग्जरीज है, प्रीमियम है और हरियाली से भरा हुआ है। मन करता है यहाँ पर रह जाऊँ। यहाँ पर वैसे शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो। सारी कुछ चीज़ें आपको शो करता हूँ इस वीडियो के अंदर। सारे लगेज हमारे पैक है और ये मेरा फ्रेंड करण है, पीछे में श्री सर है, हमारे जो पायलट पाठशाला के ओनर है। सो स्ट्रेट अवे चलते हैं। एक परिंदा को आपने बहुत सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। ऑल दो मैं यही कह सकता हूँ बैंगलोर का जैसा वाइब है, जो स्ट्रक्चर है बहुत मज़ेदार लगता है और आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए बैंगलोर एयरपोर्ट में, भले आप फ्लाई करो ना करो। बट देखते हैं ओवरऑल जर्नी कैसी रहती है। वैसे मेरी जो फ़्लाइट है वो है वियतनाम की एयरबस 321 है, वाइड बॉडी है काफ़ी और 2 इंजन के साथ में आता है। कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, अंदर जाके दिखाऊंगा कंफर्टेबल है नहीं है। वैसे इकोनॉमिक क्लास किया हुआ है। टिकट मुझे पड़ी थी कुल 19,000 रुपये की, मतलब यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस है। चीपेस्ट फ्लाइट टिकट मैंने यहाँ पर किया हूँ। भाई साहब कोई बिज़नेस क्लास मुझे नहीं करना था, बजट फ्रेंडली जाना था और बीच में लेओवर भी है वियतनाम में 18 घंटे का, तो वहाँ पर ही हम लेओवर में इसमें रुकेंगे डोमेस्टिक लाउंज वगैरह में। बाकी यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग्स वगैरह करनी है तो आप लोग आराम शॉपिंग कर सकते हो। ड्यूटी चार्ज वगैरह महंगे है बॉस यहाँ पर। और बाकी आप सीन्स वगैरह देखो, बीच बीच में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे शूट कर रखा है, यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल वीडियो सीन्स वगैरह यहाँ पर। वैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपको भूख लगी तो आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे आ सकते हो, अच्छा खासा कुछ भी खा सकते हो जो आपको बेटर लगे। और यहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि बॉस यहाँ पर थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। अगर आप वही चीज़ है मार्केट से लेंगे सस्ता पड़ेगा आपको। और यहाँ पर सामने टेक ऑफ भी हो रहा है, तो गाइस बहुत ज़बरदस्त फील आता है बैंगलोर एयरपोर्ट में और लिटरली ये इमेंस प्लेजर है मेरे लिए करके मुझे यहाँ मौका मिला यहाँ तक आने के लिए। बाकी फ्लाइंग के बारे में बताऊंगा आपको। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 2 मिनट प्लस। स्ट्रेट अवे चलते हैं और हम लोग अभी सिक्योरिटी चेक इन करते हैं। गाइस जो रैली दिख रही है ना आपको, इसमें ये ब्रेक सिस्टम होता है, इसको प्रेस करके रखोगे तो गाड़ी आगे जाएगी, छोड़ दोगे तो ब्रेक लग जाएगा। तो गाइज़ ये हमारा मेन एंट्रेंस है और जाने से पहले आपको आपका पासपोर्ट कैरी करना है। यहाँ पर आपको फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी और यहाँ पर CRF चेक हो रहा है। तो और देखो गाइस, बैंगलोर का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स है। जो टर्मिनल 1 है वो आई थिंक ओल्ड टर्मिनल है और जो 2 बना हुआ है वो न्यू टर्मिनल है। तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल जितने भी फ़्लाइट्स, ऑलमोस्ट क्या मतलब जितनी भी इंटरनेशनल आपकी फ़्लाइट्स होती है वो टर्मिनल 2 से जाती है और डोमेस्टिक जितनी फ़्लाइट होती है टर्मिनल 1 से जाती है। तो मेक श्योर कर लेना, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। ऑल दो बसेस वगैरह यहाँ पर चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाना होगा तो। और अभी फ़िलहाल मैं जो एयरपोर्ट पे हूँ वो बैंगलोर का टर्मिनल 2 है और यहाँ पर जो सब कुछ है न्यू रिनोवेट हर चीज़ की हुई है। अभी यहाँ पर आप लोग अपना वो दिखाएंगे, पासपोर्ट एंड वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। इमिग्रेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इमिग्रेशन अंदर में रिक्वायरमेंट रहेगा, बताऊँगा वहाँ पर आपको। बाहर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखो आप लोग, क्या ज़बरदस्त एयरपोर्ट है ना, मतलब मज़ेदार है, एकदम मज़ेदार। ऑटोमेशन तगड़ा है, इंटीरियर एकदम ज़बरदस्त है। जो ओवरऑल फील है ना गाइस, मज़ेदार एयरपोर्ट है। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट हर पैसेंजर यहाँ पर आके फ़ोटो खिंचाता है एक बार कि यार एयरपोर्ट का जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी काउंटर्स आपको देखने मिल जाएगा। आपको यहाँ पर चेक इन करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर बोर्डिंग पास आपको लेने पड़ेगी। अब यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 70-80 प्लस काउंटर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एमिरेट्स का भी, एयर इंडिया का है, अपा इंडिगो का है, विस्तारा का, मतलब जितने भी एयरलाइंस है जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं वहाँ पे सबके काउंटर्स हैं। यहाँ पे आपको पीछे में काउंटर्स दिख रहे होंगे गाइस, ये वाले काउंटर्स हैं और इधर में भी सारे काउंटर्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। तो काउंटर्स में जाके आप सबसे पहले चेक इन करा लेना अपना और अपना लगेज काउंट करा लेना, कितना लगेज आपके पास में अवेलेबल है और आपकी जो बोर्डिंग पास है वो आप ले लेना। तो गाइस अगर आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो कि 3 घंटे पहले आप लोग आ जाओ, क्योंकि आपका फिर बोर्डिंग पास निकलेगा, आपके लगेज चेक होगे और आपका वेट कैरी वगैरह करोगे। अब जो टर्मिनल 1 था और टर्मिनल 2 है, और मुझे लग रहा था वहाँ पर टर्मिनल 2 में ओनली क्या होता है आपका डोमेस्टिक फ्लाई होता है, सॉरी इंटरनेशनल फ्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर आप टर्मिनल 2 में इंटरनेशनल एंड आप डोमेस्टिक भी फ्लाई कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर है। पीछे आप देख रहे हो मेरे इंटरनेशनल यहाँ से एक्सेस हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आप उधर साइड में देखोगे राइट में, तो उधर आपका डोमेस्टिक हो जाएगा।
हम जो जाएंगे गाइस वो है इंटरनेशनल डिपार्चर के थ्रू, और यहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह दे रखा है, प्रोग्राम वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा कुछ प्रोवाइड कर रखा हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अगर आप डोमेस्टिक जा रहे हो तो वो सब चीज़ें आपके लिए नहीं रहेगी एलिजिबल। पर की कोई वैल्यू नहीं है भाई। और गाइस हम लोग को विंडो सीट भी मिली है बड़ी मुश्किल से, और यहाँ पर हमारा ओवरवेट हो चुका है। इतना पता नहीं क्या हम लोग कैरी करते हैं। इसका भी देख लो ऊपर जा रहा है 5-6 किलो, मेरा भी जा रहा है 5-6 किलो। अभी समझ में नहीं आ रहा कितने कपड़े और पहनने पड़ेंगे। अभी एक ही सोल्यूशन है, जितने भी कपड़े लाए हैं सारे के सारे पहन लेते हैं, सारे कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये रही वज़न कम करने की निंजा टेक्निक। सीधा सीधा इसने ऑलमोस्ट 6 टी शर्ट पहन ली है और लड्डू खा रहा है ये कुछ, और कुछ हमने जुगाड़ भी किया है, आपको एंड में बताऊंगा। और मुझे देखो मैं भी ऑलमोस्ट 5 टी शर्ट पहन के हूँ, और जितनी एक्सेसरीज हो सकती है पूरी कार को पैंट में डाल दिया हूँ। अभी हो रहा है हम लोग का इमिग्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर लगेगा हमारे पासपोर्ट पर स्टैम्प, और यहाँ से मिलेगा हमें अप्रूवल इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं दिखा पाया। विंडो सीट मिलने की इतनी खुशी सिर्फ एक एविएशन एंथुसियास्ट समझ सकता है। वहाँ से स्लाइड, स्लॉट, फ्लैप, आपके विंग्स दिखते हैं, इंजन दिखता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया फीलिंग आती है। ये जो आप सीट देख रहे हो इसमें देखो कितना ज़्यादा लेग रूम है। ये नॉर्मल सीट नहीं है, यहाँ पर फायर एग्जिट डोर है, इसलिए इतना स्पेस दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता फ्लाइट में अच्छी सीट कहाँ से मिलेगी, सिंपली इस वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर आपको पूरी सीट की नॉलेज मिल जाएगी और बेस्ट सीट आपकी सजेशन में आ जाएगी। वेल, एज ए इकोनॉमिक क्लास देखते हैं हम लोग वियतनाम एयरलाइन हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे ही मैं अपने सीट पे जाकर बैठ जाता हूँ तो मुझे मिलता है ये वेट वाइप, एक पानी की बोतल, और गाइस ये है एयरबस 321 का इमरजेंसी मैनुअल। मतलब यू वोंट बिलीव गाइस, जो विंडो सीट मिलने की खुशी होती है ना वो एक तरफ, और इंटरनेशनली ट्रैवल करने की खुशी एक तरफ, और वो भी ऐसी एयरलाइन में जिसमें हमारे इंडियन पीपल्स नहीं होंगे, मोस्टली आउट ऑफ कंट्री के होंगे। तो यहाँ की सर्विसेज, फूड कैसा होगा, उसकी एक्साइटमेंट एक तरफ। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद हमें सर्व की जाती है ये मील। जस्ट अभी खाना मिला ही था तो ये ब्यूटीफुल सी लेडी हमारे पास में आ जाती है, और इन्होंने हमें पूछा वुड यू लाइक टू सम टी एंड कॉफी बियर। तो हमने इनसे बियर लिया, और हाँ ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इनके कंसर्न के साथ में हम वीडियो बना रहे हैं। पहले हमने पूछा और इन्होंने बोला हाँ बेशक वीडियो बना सकते हैं, तो बनाया। और हाँ ये बियर का टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर बियर जैसा है, कोई डिफरेंट नहीं। हाँ मैं ये जानता था कि ये जो फूड है ये इंडिया से प्रिपेयर हुआ है, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट बैंगलोर से एयरक्राफ्ट प्रिपेयर फॉर सर्विस हुआ था। ऑफकोर्स इंडिया में से कुक किया गया होगा, बट डिश तो अकॉर्डिंग वियतनाम एयरलाइन के हिसाब से होगा, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। चलिए अनबॉक्स करते हैं मेन कोर्स ऑफ द फूड, जिसमें चिकन राइस प्लस कुछ वेजीज दिया था, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और जब हमें भूख लगती है ना तो खाना कुछ भी हो टेस्टी तो लगता ही है। देख ले काट के रजाई में थे पैर। तो हमें फाइनली ब्लैंकेट मिल जाती है, और अब हम चलते हैं हमारी एक डीप स्लीप की तरफ। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हनोई सिटी के अंदर, और सिटी एयरपोर्ट के अंदर सॉरी। और यहाँ से हम लोग अभी शाम को निकलेंगे फिलीपींस के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तब तक हम लोग रुकेंगे अपने VIP एक्सेस लाउंज जो भी हो गया यहाँ पर लाउंज में, वहाँ रुकेंगे, वहीं पर कुछ खाएंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई भी यहाँ पर वीज़ा नहीं है। सोच रहे थे लेने का बट नहीं लिया कुछ सर्टन रीज़न के कारण। लेकिन यहाँ से फिलीपींस शाम की हमारी फ़्लाइट है, और वो भी वियतनाम के फ़्लाइट ही रहेगी मोस्टली, है ना भाई। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, कैसा एयरपोर्ट है। थोड़ा बहुत यहाँ का आपको लुक देता हूँ, एयरपोर्ट का कुछ खास रहेगा तो बताता हूँ, नहीं तो स्ट्रेट अवे चलेंगे फिलीपींस के लिए। सारे इलेक्ट्रॉनिक अगेन वही पैटर्न है जो हम लोग ग्लोबली फॉलो करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे लेके चाइनीज़ों का वियतनाम खाना है ना। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो शुरू करते हैं एयरक्राफ्ट स्पॉटिंग का काम। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 18 आवर्स स्पेंड करना है, तो कुछ समझ नहीं रहा क्या करें। हमने यहाँ पर एयरपोर्ट का लाउंज देखा, लेकिन यहाँ लाउंज भी नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल रिसेंटली न्यू बनाया गया है।
सो गाइस काफ़ी समय से हम लोग प्लेन स्पॉटिंग कर रहे थे और अब मुझे लगी थी जोरों से भूख, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया चिकन फ्राइड राइस जो कि वियतनामी फूड है विद सोया एंड ये स्टिक किससे खाया जाता है। तो आई डोंट नो मतलब मैं इसमें खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, बट स्टिल आई विल ट्राई कि कैसे इसे यूज किया जाता है। बट एट द एंड तो मैं स्पून से ही खाने लग गया था बिकॉज इसमें राइस की क्वांटिटी इतनी कम आ रही थी ना। बट थिंक जो चिकन फ्राइड राइस था काफी ज्यादा हेल्दी था, वेजीज थी, चिकन थी और जो ओवरऑल सोया का फील था वो काफी डिफरेंट था अगर इंडिया की कंपेरिजन में बात करूं। बट कुछ देर बाद मुझे जो टेस्ट है इतना ज्यादा वियर्ड लगने लग गया था। आई डोंट नो बट कैसे तो भी वो लग रहा था। अच्छा खाना नहीं। A few moments later. 2 hours later. 3 hours later. एयरपोर्ट पे क्या करे समझ नहीं रहा भाई, ले ओवर खत्म ही नहीं हो रहा है यार। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? Later that same evening. मतलब ये लेओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे ऑलमोस्ट 18 आवर यहाँ स्पेंड करना था। मॉर्निंग 6 o'clock अराइव हो चुका था और 12 o'clock मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। बट फाइनली यहाँ पर लेओवर खत्म हो गया और मुझे लगी थी जोरों से भूख, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया बर्गर जो कि चिकन बर्गर है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और एक बर्गर खाते ही मुझे लगने लगा कि मैं फ्लाइट में कुछ नहीं खा पाऊंगा, तो हम स्ट्रेट अवे चलने लगे यहाँ से बोर्डिंग गेट की तरफ जहाँ पर हमारी फ्लाइट अलाइन होगी, जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट अलाइन होगा, बेसिकली हमारा रैम ब्रिज। और यहाँ पर ना एयरपोर्ट में काफ़ी ड्यूटी फ्री आइटम्स है जिसमें आप अनलिमिटेड अल्कोहल ले सकते हो, परफ्यूम्स वगैरह। फाइनली बोर्डिंग गेट पर हम लोग पहुँच गए और यहाँ पर वेटिंग चालू था। काफ़ी पैसेंजर्स वेट कर रहे थे एयरक्राफ्ट अलाइन होने के लिए। जैसे बोर्डिंग शुरू होती है तो हम चलते हैं वापस से हमारे वियतनाम एयरलाइन में। बट इस बार ये सेम मॉडल है A321 एयरलाइन भी सेम है, बट मैं आपको कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा इस एयरक्राफ्ट के बारे में, क्या कुछ जो है फीचर्स एक्स्ट्रा है या फिर क्या कुछ जो है बेटर लगा और क्या कुछ नया था, तो वो चीज़ आपको बताता हूँ। और फिर स्ट्रेट अप हम लोग जब फिलीपींस पहुँचेंगे वहाँ मिलते हैं। मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। एज अ एविएशन इंथुजियास्ट गाइज मुझे यहाँ पर विंडो सीट नहीं मिली थी और इतना ज़्यादा उस समय रिग्रेट हो रहा था। बट एनीवेज यहाँ से हम कुछ जुगाड़ भी करने वाले, होप्स अगर वो जुगाड़ काम करता है तो। और 1 मिनट के लिए हम ये भी सोच रहे थे कि अगर ये पैसेंजर नहीं आया तो A321 है और इसकी वाइड बॉडी नहीं, काफ़ी ज़्यादा नैरो बॉडी है, तो मुझे लग रहा था 1 मिनट के लिए काश मैं एयरबस A50 से फ्लाई करता या फिर मैं बोइंग के ड्रीम लाइनर से फ्लू करता। बट थिंग इज इसका वॉशरूम काफ़ी छोटा है बट क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा जो है क्लीन वॉशरूम है। देखो ना गाइज हाउ लकी आई एम। कहते हैं ना कि चीज़ को अगर आप दिल से चाहो तो आपको मिल जाती है। जी हाँ, इन भैया से हमने बात किया और बताया कि हम लोग पायलट बनने के लिए जा रहे हैं एंड वी आर एविएशन एंथुसियास्ट। तो उन्होंने बोला कि आप सीट रख लीजिए क्योंकि वो एक AME है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, और वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए। तो जस्ट हमने ढंग से बात की और सीरियसली हमें विंडो सीट मिल गई। In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exits. Please leave all of your belongings in case of emergency evacuation. All electronic equipment must be turned off or switched to flight mode and silent mode until taxi after landing. From Hanoi to Manila. बारे में आपको दिया होगा ना। ये जो बैकग्राउंड में साउंड सुन रहे हो आप लोग, ये इनकी वियतनाम लैंग्वेज है जिसमें लोग स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं, इवैक्यूएशन के बारे में बता रहे हैं और कुछ फीचर आपको बताता हूँ। ओवरहेड पैनल की तरफ हमारे पास में लाइट्स था और यहाँ पर AC का फ्लो वेंट था एडजस्ट करने के लिए। ऑल्दो ये इकोनॉमिक क्लास है तो इतना कुछ प्रीमियम वाला वाइब तो नहीं आ रहा था, बट एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट हाँ, जो ओवरऑल लेग रूम है इस वाली सीटें काफी कम है। मुझे ऑफकोर्स इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट यहाँ पर नहीं मिली। अटेंशन टू डिटेल, और ये है वॉमिटिंग बैग जिसमें वियतनाम का ब्रांडिंग किया हुआ है। वैसे ये सीट थोड़ी बहुत रिक्लाइन हो सकती थी और यहाँ पर कुछ फीचर्स थे जिससे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते थे, बट द थिंग इज ये कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है जैसा भी है बस काम चल रहा है। और ऊपर में यहाँ पर शेड दिया हुआ था, अगर काफ़ी इरिटेशन होने लगे ड्यू टू सनलाइट तो आप उसको शेड को यूज़ कर सकते हो, ये तो नॉर्मल है। देखो ऐसा इकोनॉमिक क्लास वियतनाम एयरलाइन काफ़ी अच्छी जो है सर्विस इनकी रही है और जो फूड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो ओवरऑल इनकी जो क्रू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमसे बिहेव कर रहे थे और लिटरली इनका जो वेलकमिंग नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूँ
ऑल्दो एयरक्राफ्ट इतना प्रीमियम नहीं था, बट जो सर्विस थी वो बहुत बढ़िया थी। फिर हमारे पास फाइनली ये ऑप्शन आ जाता है मेन्यू में कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, वेज या नॉन वेज। सो हमने यहाँ पर प्रेफर किया नॉन वेज, जिसमें हमें मिल जाता है एक बन, एक बनाना और यहाँ पर चिकन नूडल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। A few moments later. फाइनली एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है मनीला के अंदर और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स गाइस। वैसे आज मैंने ट्रैवल किया एयरबस A321 में। ये एयरबस की A320 फैमिली का सबसे लंबा एयरक्राफ्ट है और इसमें लगभग 200 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट अराउंड 840 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और शॉर्ट और मीडियम इंटरनेशनल रूट के लिए काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। फर्स्ट फ्लाइट और वो भी A321 में, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। यहाँ पर वो हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस, यहाँ पर पूछा कि आप इस कंट्री में क्यों आ रहे हैं, तो हमने सिंपली बताया कि हम लोग पायलट ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। और टाइम लगते ही हम चले बाहर की तरफ। सबसे पहले हमने किया करेंसी एक्सचेंज और किया न्यू सिम का परचेस। एक परिंदा आज अपना पहला लंबा सफर शुरू कर रहा है। मंजिल सिर्फ फिलीपींस नहीं, मंजिल है कॉकपिट। और जब तक वो दिन नहीं आता, हर स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी किसी सपने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखना, बड़े सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, वो ऐसे छोटे छोटे स्टेप से शुरू होते हैं और ये मेरा पहला स्टेप है।